नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हिंद यवन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे शक आक्रमणकारियों के बारे में। तो अगर बात किया जाए कि हिंद यवन के बाद भारत पर दूसरे विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, तो आंसर हो जाएगा शक थे। तो यहाँ देखिएगा दोस्त, हिंद यवन के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी शक थे। अब बात आती है शक कहाँ के निवासी थे, तो शक मध्य एशिया के निवासी थे। बात आता है कि शकों की कितनी शाखाओं ने भारत पर आक्रमण किया, तो शकों के 4 शाखाओं ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ देखिएगा, हिंद यवन के बाद दूसरे आक्रमणकारी की बात आ जाए कौन थे, तो शक थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि शक कहाँ के निवासी थे, तो शक मध्य एशिया के निवासी थे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि शकों की कितनी शाखाओं ने भारत पर आक्रमण किया, तो शकों के 4 शाखाओं ने भारत पर आक्रमण किया। पहली शाखा जो है वो है तक्षशिला के शक, दूसरे हैं मथुरा के शक, तीसरे हैं मालवा अथवा उज्जैन के शक और चौथे हैं नासिक के शक। अब यहाँ पर बात किया जाए कि उत्तरी क्षत्रप कौन थे, तो जो तक्षशिला के शक थे और मथुरा के शक थे उनको कहा गया है उत्तरी क्षत्रप। अब बात किया जाए कि शकों की उपाधि क्या थी, तो शकों की उपाधि क्षत्रप थी। अब जो लोग उत्तर दिशा में शासन कर रहे थे उनको उत्तरी क्षत्रप कहा गया, और जो लोग पश्चिमी दिशा में निवास कर रहे थे उनको पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। अब बात किया जाए कि तीसरा जो है मालवा अथवा उज्जैन के शक हैं, चौथा नासिक के शक हैं। तो मालवा अथवा उज्जैन के शक को और नासिक के शक को कहा गया पश्चिमी क्षत्रप। अब यहाँ मैप में देखिएगा दोस्त, मैप में देखिएगा, ये आपका तक्षशिला के शक है और ये है मथुरा, यूपी में पड़ता है। तो तक्षशिला के शक को और मथुरा के शक को कहा गया उत्तरी क्षत्रप। और ये आप देखिएगा मालवा है, एमपी में पड़ता है, और ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मालवा के जो शक हैं और नासिक के जो शक हैं इन्हीं को कहा गया है पश्चिमी क्षत्रप। तो अगर बात किया जाए कितने शाखा ने आक्रमण किया, तो 4। पहले है तक्षशिला के शक, दूसरा है मथुरा के शक, तीसरा है मालवा अथवा उज्जैन के शक और चौथा है नासिक के शक। अब बात किया जाए कि उत्तरी क्षत्रप में कौन कौन आते हैं, तो आप देखिएगा तक्षशिला के शक और मथुरा के शकों को कहा गया उत्तरी क्षत्रप, और मालवा अथवा उज्जैन के शक तथा नासिक के शक को कहा गया पश्चिमी क्षत्रप। अब हम लोग एक एक करके चारों शाखाओं को पढ़ेंगे। तक्षशिला के शक को पढ़ेंगे, फिर मथुरा के शक को पढ़ेंगे, फिर मालवा अथवा उज्जैन के शक को पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट में नासिक के शक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तक्षशिला के शक। तो तक्षशिला के शक के सबसे पहले पूछता है संस्थापक कौन था। तो आप देखेंगे तक्षशिला का जो शक है उसका संस्थापक है माउस। और माउस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत में उसके अनेक सिक्के मिले हैं, उसके मतलब माउस के। तो पूछता है माउस के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो पश्चिमोत्तर भारत से। ये जो बेल्ट है इसी को कहा गया पश्चिमोत्तर भारत। अब देख रहे हैं वो तक्षशिला का शासक है, तो उसका जो सिक्का मिलेगा वो इसी के इर्द गिर्द तो मिलेगा। तो यही पर लिखा गया है कि पश्चिमोत्तर भारत में उसके अनेक सिक्के मिले हैं। अब बात आता है कि माउस के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इसके बाद एजेज व एलिसेज गद्दी पर बैठा। तो संस्थापक इसका हो जाएगा माउस। माउस के बाद गद्दी पर बैठता है एजेज, और एजेज के बाद गद्दी पर बैठता है एलिज सेज। अब हम बात करेंगे मथुरा के शक। तो मथुरा के शक के अगर संस्थापक की बात किया जाए तो मथुरा के शक का जो संस्थापक उसका नाम है राजुल अथवा राजबुल। अगर आपसे ये पूछ ले कि मथुरा के शक का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम है राजुल अथवा राजबुल। इसकी मृत्यु के बाद यानी कि राजुल की मृत्यु के बाद सोडास गद्दी पर बैठा। तो अगर पूछ ले पहला शासक तो राजुल अथवा राजबुल, दूसरा शासक सोडास। मथुरा के शक पहले मालवा में रहते थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मथुरा के शक पहले कहाँ रहते थे, तो मथुरा के शक पहले मालवा में रहते थे। अब आगे देखिएगा दोस्त,
मथुरा के शक पहले मालवा में रहते थे, जहां विक्रमादित्य नामक एक शासक ने इन्हें 57 बीसी में पराजित करके मथुरा भगा दिया। यानी कि जो मथुरा के शक हैं पहले मालवा में रहते थे और मालवा का एक स्थानीय शासक था, उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से मालवा के शकों की लड़ाई हुई, जिसमें विक्रमादित्य विजयी हुआ और विक्रमादित्य ने शकों को 57 बीसी में मालवा से मथुरा भगा दिया। और इस खुशी में विक्रमादित्य ने 57 बीसी में, यहाँ देखिए 57 बीसी मतलब 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले, और 57 बीसी में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत अथवा मालो संवत चलाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि विक्रम संवत अथवा मालो संवत को चलाने वाला शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि विक्रम संवत कब जारी किया गया, तो आंसर हो जाएगा 57 बीसी में, यानी कि 57 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यह विक्रमादित्य गुप्तकालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, बल्कि यह विक्रमादित्य अलग है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है। अब हम बात करेंगे शकों के तीसरे शाखा की। तो यहाँ पर देखिएगा, उसको कहा मालवा या उज्जैन के शक। जो तीसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया वो कहाँ पर शासन कर रहे थे, मालवा अथवा उज्जैन में, इसीलिए इनको कहा गया मालवा अथवा उज्जैन के शक। अब बात आता है कि मालवा अथवा उज्जैन के शक के संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा चस्टन। मालवा अथवा उज्जैन के शक का संस्थापक आंसर हो जाएगा चस्टन। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। यानी कि मालवा अथवा उज्जैन के शक शाखा का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था रुद्रदामन। अगर हम ये बात करें कि रुद्रदामन का शासन कब से कब तक चला, तो ये आंसर हो जाएगा 130 बीसी से लेकर के 150 बीसी तक, यानी कि लगभग 20 वर्षों तक जो है रुद्रदामन का शासन था। अब बात आती है कि रुद्रदामन के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदामन के बारे में जानकारी आपको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में है। गिरनार कहाँ है, गुजरात में है। तो अगर ये पूछा जाए कि रुद्रदामन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये जूनागढ़ अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और अगर ये पूछ ले कि भारत में पहला अभिलेख कौन सा है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो भी आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। क्योंकि इसके पहले आप देख रहे हैं सम्राट अशोक जो अभिलेख जारी किया था, लेकिन उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख भारत में जो है वह जूनागढ़ अभिलेख है। किस शैली में, तो चंपू शैली। चंपू शैली मतलब क्या होता है, ऐसा लिखावट जो गद्य में भी और पद्य में हो, जो गद्य और पद्य दोनों में हो, उसी शैली को कहते हैं चंपू शैली। तो देखिएगा इसके बारे में, यानी कि रुद्रदामन के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत संस्कृत भाषा व चंपू शैली में लिखित जूनागढ़ अभिलेख है। यह गुजरात में पड़ता है, गिरनार में। इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के नाम के साथ साथ यहाँ स्थित उसके राज्यपालों का भी नाम मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिस पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य व उसके पौत्र अशोक का नाम एक साथ मिलता है, तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख हुआ है और सम्राट अशोक का भी उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसको वहाँ पर अपना राज्यपाल नियुक्त किया था उसका भी नाम मिलता है। उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। और अशोक ने जिसे अपना राज्यपाल नियुक्त किया था उसका भी नाम मिलता है। अशोक के राज्यपाल का नाम था तुषास्प। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। अशोक के राज्यपाल का नाम था तुषास्प। तो इस प्रकार से आप देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम मिलता है, तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्यपालों का उल्लेख मिलता है, तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के समय
उसके राज्यपाल सुविशाख ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। हम जब आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अब अशोक के समय भी वह झील टूट गया था। अशोक के समय इस झील का यानी कि सुदर्शन झील का निर्माण तुषासुन ने करवाया था और रुद्रदामन के समय एक बार पुनः वह झील टूट गया और उस समय सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन के राज्यपाल सुविशाख ने करवाया था। समझ रहे, यानी निर्माण नहीं करवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसका मरम्मत करवाया था। अगर हम बात करें कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था तो देखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मालवा या उज्जैन के शकों का जो अंतिम शासक हुआ है उसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मेरे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस खुशी में चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने की खुशी में। और किस शासक को पराजित किया था? तो रुद्र सिंह तृतीय। और वो चांदी का सिक्का जो चलाया था उस पर किसका अंकन था? तो बाघ का अंकन था। तो यहाँ पर देखिएगा कि रुद्र सिंह तृतीय था इस वंश का अंतिम शासक, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। अब जो अंतिम है और चौथा है वो है नासिक के शक। अंतिम शाखा, चौथा शाखा जो है वो है नासिक का शक। नासिक के शकों को क्षत्रप तो कहा ही जाता था, साथ ही साथ में उसको कहा जाए क्षहरात्र क्षत्रप। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप बताएं कि क्षहरात्र क्षत्रप किन शकों को कहा जाता है, तो आप आंसर करिएगा नासिक के शक को। वैसे शक तो गुजरात जो है मालवा के भी शक हैं, मथुरा के भी शक हैं, है ना, और आप देखेंगे तक्षशिला के भी शक हैं, लेकिन इनको केवल क्षत्रप कहा गया है। लेकिन अगर क्षहरात्र क्षत्रप की बात आ जाए कौन थे? तो नासिक के शक थे। और अगर ये बात आए कि नासिक के शक का संस्थापक कौन था? तो भूमक था। और अगर ये बात आ जाए कि नासिक के शक का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो नाहपाल था। नाहपाल ने 119 ईस्वी से लेकर के 124 ईस्वी तक नासिक में शासन किया। तो यहाँ पर देखिएगा, नासिक के शक का संस्थापक कौन है? तो भूमक। नासिक के शक का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? तो नाहपाल है। इसका संघर्ष, इसका मतलब नाहपाल का संघर्ष सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से हुआ। तो अगर पूछा जाए नाहपाल का किससे युद्ध हुआ था तो आंसर हो जाएगा सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से संघर्ष हुआ था या युद्ध हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसकी हत्या करके इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और जब आप देखेंगे कि नाहपाल और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच में युद्ध होता है तो सातकर्णी इस युद्ध में विजयी होता है और नाहपाल की हत्या करके इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। अब यह बात सही है या गलत है, इसकी पुष्टि महाराष्ट्र के जोगलथंबी से हो जाती है। कैसे होती है? महाराष्ट्र के जोगलथंबी से हमें नाहपाल के कुछ सिक्के मिलते हैं और जिस पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अंकित है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के जोगलथंबी से हमें नाहपाल के कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं जिस पर गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम का अंकन हुआ। जाहिर सी बात है, गौतमी पुत्र सातकर्णी युद्ध में विजयी हुआ था, तभी वह उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर पाया और उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवा पाया। तो ये तो था मेरे दोस्तों शक आक्रमण शकों की 4 शाखाएं। पहला जो शाखा है वो है तक्षशिला के शक, दूसरा जो शाखा है वो है मथुरा के शक और इन दोनों को कहा गया है उत्तरी क्षत्रप। तीसरा जो शाखा है वो है मालवा अथवा उज्जैन के शक। चौथा जो शाखा है वो है नासिक के शक। बात समझ में आया? जिसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पढ़ना है वह है रुद्रदामन और नाहपाल।
तो मेरे प्यारे दोस्तों सब कुछ छोड़ दीजिएगा, लेकिन रुद्रदामन को जरूर पढ़िएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को जरूर पढ़िएगा। किस भाषा में है तो संस्कृत भाषा में है, किस शैली में है तो चंपू शैली में है, उसके समय वहाँ का राज्यपाल कौन था तो सुविशाख था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था तो पुष्यगुप्त वैश्य था, अशोक के समय कौन था तो शार्व था। बात समझ में आया। नहपाल कहाँ का शासक था? नासिक का। किससे युद्ध हुआ तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से। कौन जीता तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन हारा तो नहपाल हारा। पुष्टि कहाँ से होती है तो जोगल थंबी से प्राप्त सिक्कों से होती है। जो सिक्का तो है नहपाल का, लेकिन जिस पर नाम अंकित किया गया है वह शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग बात करेंगे पहलो आक्रमणकारी और कुषाण आक्रमणकारी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।